नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज आप जानोगे खुद टॉपर्स के मुंह से कि किस तरीके से उन्होंने अपनी इस जर्नी के दौरान क्या क्या हार्डशिप्स महसूस करी, क्या स्ट्रैटेजीज बनाई, क्या चीजें उनके लिए काम करी, क्या चीजें काम नहीं करी। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं ज्योतिर्मय प्रधान से। इन्होंने पूरी मेहनत से आईआईटी बॉम्बे में अपनी पोजीशन सिक्योर करी है इस साल। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ज्योति, थैंक यू सर। आपका आईआईटी बॉम्बे हो गया जैम। ठीक है, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत खुश लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ। अच्छा, तो इस पॉडकास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, फिर क्या क्या नुआंसेस हैं इस प्रिपरेशन के, या क्या टिप्स आप देना चाहेंगे, आपकी जर्नी का खुद का क्या एक्सपीरियंस था, उस सब के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से स्टार्ट करें। अच्छा, तो पहले मेरा मन था इंजीनियरिंग में जाने का। अच्छा, तो क्लास 11th में एक भैया थे मेरे जियोलॉजी में पहले से, तो उनको देख के मेरा मन हुआ कि जियोलॉजी भी अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने अपने 2022 में 12th पास किया। उसके बाद से 3 साल हंसराज कॉलेज में जियोलॉजी बीएससी आपने जियोलॉजी लिया एडमिशन। ठीक है, तो ये आपने सेकेंड ईयर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और अब आपका जो थर्ड ईयर में रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो अब इस चीज के बारे में बताएं कि जैम क्यों आपने चुना, क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, है ना। आप ग्रेजुएट हो, आप चाहो तो यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, एसएससी है, बैंकिंग है, एमबीए है, ये सब हम दे सकते हैं। तो ये सब छोड़ के जैम की तरफ क्यों जाना चाहा? देखिए, जब मैं ये पिछले जब सेकेंड ईयर तक हमारे कॉलेज में अरे कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर तक हमारे डिपार्टमेंट में 2 फील्ड ट्रिप हो चुका था। हाँ। और साथ में मेरे को जियोलॉजी में भी इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा, तो अब लग गया कि अब इसी में आगे परस्यू करना है, तो मास्टर्स करना था। और इंडिया में मास्टर्स के लिए अगर जियोलॉजी में मास्टर्स करना है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आईआईटी। ठीक है, तो बेसिकली हमें जियोलॉजी में ही अपना करियर आगे परस्यू करना है। Yes. उसके लिए सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी आपको लगी वो है आईआईटी के थ्रू मास्टर्स की। ठीक, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर एक बच्चा 2026 जैम देना चाहता है और वो चाहता है कि बहुत अच्छी रैंक से एक बहुत अच्छी आईआईटी उसे मिले, तो उसकी तैयारी उसको कायदे से कब से शुरू कर देनी चाहिए? अगर अब बोल रहे तो अभी से शुरू करना देना चाहिए, लेकिन लेकिन अगर अच्छे से पढ़ना है तो कम से कम 1 साल, कम से कम 1 साल 10 महीने उसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपने अपनी जब तैयारी शुरू करी तो आपके पास कितना टाइम था? आप एकदम सच सच बताओ, कब से तैयारी जेन्युइनली स्टार्ट करी? क्योंकि मुझे बहुत बाद में पता चला। किसके बारे में? जैम के बारे में? हाँ, ठीक है, जैम के बारे में या फिर और बाकी चीजों के। तो ऑलमोस्ट अगस्त से शुरू किया। अच्छा, अगस्त में आपने तैयारी हाँ। कायदे से शुरू करी। ठीक है, तब भी इतनी अच्छी जो है रैंक ग्रैब कर ली। हाँ। ठीक है, तो क्या क्या तकलीफें रही तैयारी के दौरान? किस तरीके से आपने प्रोसीड करा अपनी जर्नी को कि आपको एक तो अगस्त में पता चला, ठीक है, अब क्या आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था जियोलॉजी में, क्या आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे थे? नहीं, तो काफी मेहनत करनी पड़ी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि कैसे शुरुआत करी, क्या क्या तकलीफें आई, फिर किन चीजों ने हेल्प करा, किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे? तो अगस्त तक मुझे लगा कि लेना है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि मुझे जियोलॉजी का आइडिया स्ट्रांग नहीं था मेरा बेस। तो मैं सर के पास आया। आप इधर आ गए। ठीक है, तो फिर सर ने जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शन दिया वैसे मैं करता रहा। जैसे सर ने स्टार्ट में किया फिजिकल से और मिनरल साइंस से। ठीक है, क्योंकि यही 2 है मेनली बेस। आपने अगस्त में तैयारी शुरू करी। ठीक है, अब आपके पास एक तो सेमेस्टर एग्जाम है, उसकी भी तैयारी चल रही है। ठीक है, मैं उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ जिसको ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन जाके कॉलेज में क्लासेस अटेंड करता हूँ, सेमेस्टर में एग्जाम में बैठता हूँ, मेरे अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, वो मेरे लिए एक सक्सेस है। ठीक है, वो बच्चा अगर चाह रहे हैं कि नहीं, इसके साथ साथ मुझे साइमल्टेनियसली तैयारी भी करनी है, तो क्या एक्स्ट्रा एफर्ट हमें करना पड़ेगा, क्या चीजों की जरूरत मुझे लगेगी जिससे कि मेरा एक अटेम्प्ट में ये एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए? देखिए, जो सेमेस्टर एग्जाम है और जो हमारा कॉलेज का सिलेबस है वो मेनली फोकस होता है डिस्क्रिप्टिव आंसर को। ठीक है, लेकिन जैम में उस सिलेबस से बाहर भी कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं और मेनली शॉर्ट क्वेश्चन, जिसका ऑब्जेक्टिव जो हमें बहुत जल्दी दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन देखते ही। ठीक है, तो बेसिक सी बात यह है कि कॉलेज की जो पढ़ाई है वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका पूछने का तरीका ही कुछ और है। वो आपसे कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स चाहता है, ये वाला एग्जाम आपसे ऑब्जेक्टिव आंसर्स चाहता है। फिर उसका सिलेबस और इसके सिलेबस में भी थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, उसके अंदर शायद इतनी विड्थ नहीं पूछ रहा, लेकिन यहाँ पे विड्थ बहुत ज्यादा है।
और वो बहुत सारी चीजें कवर करके चले। Yes, sir. ठीक है, तो यानी सेमेस्टर के लिए जो बच्चा पढ़ रहा है उसको थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल बड़ा कॉमन है, हर कोई चाहता है इसका जवाब कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ा जाए। अगर बहुत 11th आवर में हो आप तो टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जस्ट एकदम एग्जाम से पहले की बात करेंगे तब तो टाइम नहीं पूछेगा सीरियस स्टूडेंट। लेकिन आप अगर 1 साल से कर रहे हो तो हाँ। दिन का अगर 3-4 घंटा भी तो सफिशिएंट है। तो अगर 4 घंटे की हम सॉलिड स्टडी करते हैं, डीप वर्क करते हैं, तो वो आपको एक अच्छी रैंक तक लेके आ जाएगा। बस जियोलॉजी के लिए 4 घंटा, हाँ। बाकी चीज के लिए नहीं बोल रहा। हाँ, मतलब अपने एग्जाम के लिए 4 घंटे सफिशिएंट है। वैसे भी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो, 4 घंटे आज के डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में बहुत होता है ना। ठीक है, तो अब आपने अगस्त में जुलाई में अपनी तैयारी शुरू करी, आपने कोचिंग ली, ठीक है। अब आपने ऑनलाइन ना लेके ऑफलाइन कोचिंग की तरफ, मतलब मेरा सवाल ये है, वैसे तो हम लोग भी प्रीच करते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग ज्यादा बेटर है, ऑफलाइन अगर आप आके पढ़ो तो बढ़िया, ठीक है, हमारे पास अपने रीजंस है। लेकिन एज अ स्टूडेंट, अब क्योंकि आपको तो सुबह 9 से 5 डिपार्टमेंट जाना है, आपको क्लासेस वहां लगानी है, ठीक है, आप थक जाते हो, वहां पे भी क्लासेस रहती है, फिर उसके बाद आपको ऑफलाइन कोचिंग आना है, फिर सेल्फ स्टडी भी आपने बोला करना है हमें। ये सब चलते हुए इस नतीजे में कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे कि नहीं ऑनलाइन ना ऑफलाइन लेना है? इसका 2 रीजन है। हाँ। एक तो है क्योंकि मेरा आदत है कि मैं बहुत थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको गुल मारने का बहुत ट्राई करता हूँ, मतलब गैप देने का। अच्छा, रेगुलरली, ठीक है। हाँ, तो ऑनलाइन में मेरे में कोई प्रेशर नहीं होगा, तो डांटने वाला कोई नहीं है, असाइन करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो डर खत्म। तो हम ठीक है, वही ओल्ड स्कूल अप्रोच हमें ज्यादा सूट करती है कि एक डंडा हो, एक प्रेशर हो किसी बड़े का, जो कि हमें कंसिस्टेंसी के साथ बिठा के कराए हर रोज। ठीक है। दूसरा और सेकंड है कि अगर हम ऑनलाइन करते तो ऑनलाइन में लाइव ऑप्शन का क्लास का ऑप्शन नहीं है, तो रिकॉर्डिंग क्लास देखना होगा। ठीक है, तो अगर हमको डाउट आए तो हमें उसमें कुछ दिन मतलब कुछ टाइम तो लगेगा, क्योंकि मैसेज में हमें बात करना है। लेकिन अगर ऑफलाइन में रहेगा तो सामने सामने एक जगह तुरंत जो डाउट आएगा, फिर कल का परसों का तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। तो यानी जो डाउट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है ऑनलाइन में वो बहुत डिले हो जाएगा। आपको चाहिए कि नहीं, मुझे उसी वक्त जो डाउट आया उसी वक्त अगर वो रिजॉल्व हो जाए, एक इंटरेक्शन बेसिकली जो होना चाहिए टीचर स्टूडेंट का, वो ज्यादा फिजिबल है ऑफलाइन, है ना। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं कि ज्योति आपको 1 साल पीछे जाना, ठीक है, या फिर आपको अपने किसी छोटे भाई या बहन को स्ट्रैटेजी समझानी है पूरे एक एग्जाम साइकिल की, कि आपने 6 से लेके 8 महीने के वक्त के अंदर इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो वो क्या स्ट्रैटेजी थी जो आपने फॉलो करी, क्या चीजें थी जो आपके लिए काम करी और क्या चीजें थी जो आपके लिए काम नहीं करी, जो कि आप आगे कन्वे करना चाहोगे, बेसिकली अपना विजडम अगर आप देना चाहो किसी को, जो आपने सीखा इस जर्नी के तहत। तो सेमेस्टर एग्जाम को हमेशा रखना है सही से, उसको एग्जाम पास नहीं करेंगे तो एग्जाम देके ऑब्वियस सी बात है, वो तो सबसे ही ज्यादा हमारा जैसे बोलते हैं क्राइटेरिया जो है, बेसिक जो क्राइटेरिया आपका फुलफिल होगा वो उसकी बदौलत ही होगा, तो उसको हल्के में नहीं लेना, सबसे पहली चीज। उसके बाद देखना है कि जैम का ट्रेंड देखना है, कौन से पार्ट से अभी कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके का पीवाईक्यू एनालिसिस आपको होगा, कौन से एरियाज हैं जो ज्यादा सवाल पूछ रहा है, ठीक है, ट्रेंड आपको समझना है। हाँ, ठीक है, उसी पहले बेस में उसी ट्रेंड को मतलब शुरू में उसी 3-4 जो टॉपिक से उनको अच्छे से पकड़ना है। ठीक है, उन 3-4 टॉपिक अगर जब रट गया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद जो प्रायोरिटी में होगा उन सारे टॉपिक्स को ठीक है, करते करते जितने भी जैम का जो सिलेबस है पूरा ऐसे ही कवर करना होता है। तो अब इसमें मेजर दिक्कत ये आ जाती है ना कि जैसे हम पढ़ना बैठते हैं, ठीक है, हमें पता चला फिजिकल जियोलॉजी पूछ रहा है, फिजिकल जियोलॉजी सबको मजा आता है करने में। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि फिजिकल जियोलॉजी मुझे कब तक पढ़ती रहनी है? इंपॉर्टेंट है, सही बात है, एक वजाहत सवाल आ रहे हैं मिनरोलॉजी से, फिजिकल जियोलॉजी से, कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, उस हद को कौन डिफाइन करेगा? तो क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं था तो मैंने कोचिंग ज्वाइन अच्छा, आपको कोचिंग में ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है चाहिए, कि ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस, भले ही एग्जाम बहुत ज्यादा पूछ रहा है उससे, लेकिन तब भी उसको कितनी वेटेज देनी, कितना समय उसको डिवोट करना है, ताकि सिलेबस जो है हमारा लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपके कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अक्सर हमारे जियोलॉजी के अंदर आते हैं 12-13 सब्जेक्ट्स तो आराम से, ठीक है, अगर बड़े बड़े सब्जेक्ट्स की बात करें, किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कोई सब्जेक्ट वीक है, आपके कौन से वीक सब्जेक्ट्स थे जिन्होंने आपको तकलीफ दी और आपने कैसे टैकल किया उन सब्जेक्ट्स को? जैसे मेरा वीक था पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, स्ट्रैटिग्राफी, ठीक, और मेटामॉर्फिक हल्का हल्का। ठीक है, तो क्योंकि ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने बोला इसका वेटेज जैम के एग्जाम में उतना है नहीं, ठीक है, बहुत कम है,
ठीक है। तो मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन अगर कोई कर रहा है जैम का प्रिपरेशन, उसका अगर मान लीजिए स्ट्रक्चरल में अगर भी मिनरल साइंस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको कोई उपाय नहीं है, उसको करना ही होगा, वही बेस। तो आपने बेसिकली आपने इसको बहुत स्मार्ट तरीके से स्वॉट एनालिसिस करके ये समझने की कोशिश करी कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, और आपके जो वीकनेसेस हैं कहीं वो एग्जाम के स्ट्रेंथ तो नहीं है, और अगर वो एग्जाम का स्ट्रेंथ नहीं था तो आपने उस वीकनेस पे काम नहीं किया, आपने उसको छोड़ दिया। रादर आपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम करा और जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जा रहा है उन सब्जेक्ट्स को पक्का किया, है ना? यही बोल रहे हो ना आपकी वो जो 80% जो चंक है जिसमें से सवाल सबसे ज्यादा आ रहे हैं, आपने उस पर ज्यादा फोकस किया और ये छोटे टॉपिक्स छोड़ दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इस पूरी जर्नी में हम क्या करते हैं? अक्सर हम लोग जैसे कि एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर हम सोचते हैं कि ठीक है डन एंड डस्टेड हो गया हमारा ये तैयार। लेकिन अप्रोच हमारा जैसे कोचिंग में भी था कि हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं पीवाईक्यूज पे, टेस्ट सीरीज पे, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा आपकी जर्नी के अंदर? आप उसके ऊपर थोड़ा सा पीओक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बस टेक्स्ट बुक पढ़ोगे या फिर जम का सिलेबस देख के मटेरियल पढ़ोगे तो आइडिया नहीं होगा कैसे क्वेश्चन आएगा। तो पीओक्यू देख के आपको आइडिया लगेगा कि इतने दूर तक या फिर इतने बाहर जाके भी फिर इतने घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। तो पीओक्यू आपका जो विजुअलाइज करने में या फिर आइडिया लगाने में हेल्प करता है कि आगे आपको क्या क्या सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए सर ने कुछ वो भी किया था जिसको इंटेंस रिविजन सेशन, जिसमें सर ने जो टॉपिक बहुत पहले हो गया था उसका अचानक से डेट देके उसमें रिवीजन करते थे। ठीक है, क्योंकि हमारा वो बहुत दिन पहले था हो गया, तो उसमें कुछ हमें कमजोरी दिखती थी, जरूर दिखेगा ही सबको ही ऑलमोस्ट, तो हम उस पर फिर से करते थे। तो यानी थ्रू आउट आपने जो है जैसे हमने किया यहाँ पे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस की है, फिर जो इंटेंस रिवीजन सेशन में हमने पूरे पीवाईक्यूज दोबारा सीखे, वो हेल्प करा उसमें। हाँ। ठीक है, दूसरी बात मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और आपने किस तरीके से मॉक टेस्ट दिए या आपका क्या अप्रोच रहा मॉक टेस्ट को लेकर? मॉक टेस्ट जैम या फिर कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका जो एग्जाम एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, अगर आप बस पीओक्यू अच्छी बहुत अच्छा चीज है, लेकिन आप बस पीओक्यू करके जाओगे तो भी आपका एग्जाम में डर लगेगा, केवल उस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो एग्जाम फियर है मैंने कहा। हाँ, क्योंकि उसमें 3 घंटे का बैठ के एग्जाम देना और अलग अलग फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, अब पीओक्यू तो है, हो गया 10 क्वेश्चन हो गए सब्जेक्ट का, ये अलग अलग से जब कंबाइंड मिक्स होके आएगा तब डर लगता है। सही बात, ठीक है। इसीलिए सर ने हमें ऐसे तो हमेशा हफ्ते में महीने में एक बार पूरे सब्जेक्ट का होता था टेस्ट होते थे, लेकिन लास्ट जो 1 महीना था उसमें हर रोज हमने मॉक टेस्ट दिया सर के इंस्टीट्यूट में आके। हम लोगों ने यहाँ बैठ के पीवाईक्यूज करे, है ना? ऑफलाइन हमने करे। ऑफलाइन दिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, हमने यहाँ पे सुबह 9 बजे जो एग्जाम टाइम है उस पे पीवाईक्यूज करे, मॉक लगाया उस पे, उसका क्या आपको लगा? कुछ हेल्प था उसका? एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करने के लिए। हाँ। क्योंकि एग्जाम का एग्जाम तो कोई शिफ्ट नहीं होगा। हाँ। मेरा शिफ्ट था सुबह 9 बजे से 9 बजे और जाना भी था 8 बजे तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो इसीलिए सर ने यही ट्राई किया कि जितना हो पाए रियल लाइफ से उसको मैच कर पाए, क्योंकि अगर 1 महीने तक आदत बन जाएगा उधर जाके डर कम लगेगा। ठीक है, जो हुआ भी सेम। तो लगभग कितने मॉक्स आपने लगाए? ऑलमोस्ट 30 मॉक, 30, यानी पूरा 1 महीना आपने मॉक को दिया। ठीक है, अब अक्सर मॉक तो देते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता है मॉक देना, इसमें जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है, जब आप अपने पेपर को खुद एनालाइज करते हो, वो आपने कैसे किया और उसका कितना इंपॉर्टेंस है मॉक सॉल्व करते वक्त? एनालिसिस जैसे हुआ था कि ऑलमोस्ट सब सही हो रहे थे, लेकिन कुछ जगह जैसे कुछ सिली मिस्टेक हो गया, यूनिट गलत दिख गया, पॉइंट्स डेसिमल का फर्क हो रहा है, फिर कुछ नया टॉपिक आ गया, सर जानबूझ के कुछ बाहर से थे कि हम एक्स्ट्रा और पढ़ ले। तो जहाँ पे सिली मिस्टेक हुआ हमने ट्राई किया कि और बिना डरे और कॉन्सेंट्रेट होकर उसका आंसर दे, और जो जहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है अभी जहाँ पे हमें गड़बड़ लग रहा है उसमें फिर से हमने जाके एक बार रिविजन मारा। ठीक है, तो यानी उसका हेल्प रहा अच्छा खासा। ठीक है, तो फाइनली ये जर्नी हमारी सक्सेसफुली अचीव आपने कर दिया टारगेट। अब ये बताओ कि जब रिजल्ट आया वो फीलिंग कैसी थी, वो दिन कैसा? हम तो 10:30 बजे उठे नींद से। उनसे देखा ईमेल आया, तो लॉगिन करके देखा कि बहुत सारे कॉलेज का लिस्ट है। मुझे लगा ऐसी लिस्ट आया होगा, फिर देखा नहीं बॉम्बे में हुआ है मेरा। मैं खुश हो गया बहुत। ठीक है, मम्मी को फोन किया, मम्मी भी खुश, पापा को भी किया, पापा नॉर्मल रिएक्शन हुआ, ऐसे बोला अच्छा बढ़िया, ऐसी यानी हर तरफ खुशी का माहौल। अच्छा, एक चीज और, अक्सर हम लोग आज इतना डिस्ट्रैक्टेड माहौल है, ठीक है, हम लोग समझ नहीं पाते कि
फ्रेंड्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है आपकी एग्जाम जर्नी में। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ कोचिंग आते थे, जो कि ये लोग आपके साथ घर पे भी आप लोगों का सेम ही रूम था, तो इन लोगों ने क्या योगदान दिया आपकी इसमें जर्नी में? जैसे योगदान ऐसे कि हम घर में जाके साथ में डिस्कस करते थे, उसको इसका कौन सा गलत हुआ, मेरा कौन सा गलत हुआ, हाँ, वो मेरे को समझा रहा है, मैं उसको समझा रहा हूँ, ऐसे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया तीनों ने एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा। मॉक टेस्ट में भी आप लोग जब एनालिसिस करते थे तो किस तरीके से मतलब एक दूसरे की मदद करते थे? मतलब कैसे, जैसे एग्जाम मान लीजिए आज मैं एग्जाम दिया, मेरा 50 या 40 आया, उसका 60 आया, मतलब उसका 70 आया, तो मेरा खराब आया, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो गलत हुआ उससे पूछूंगा, भाई मेरा एक मैथ सही हुआ, उसका गलत हुआ, तो मुझसे पूछेगा कि कैसे ठीक करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, फिर क्या अप्रोच था उस क्वेश्चन में। जैसे मैंने पर्सनली ये महसूस किया कि आप तीनों के अंदर जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच था वो ज्यादा था, कि रूम पे जाके भी जो चीजें छूट भी गई हैं हमारी वो वहां पे जाके तीनों एक दूसरे के साथ करनी है ना। तो वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर हम दोस्त हमने ठीक से चुने हैं तो वो दोस्त भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं आपकी सक्सेस में। अच्छा, एक चीज और जो थी, अक्सर ऐसा वो देखा जाता था, हम जब मॉक रखते थे यहाँ पे तुम्हारी कभी तैयारी नहीं होती थी मॉक की, तो तुम उसे स्किप करने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी तुमको यहाँ जबरदस्ती बुला के कराया जाता था। तुमको क्या लगता है, स्किप कर दिया होता तो ज्यादा बढ़िया रहता है या जबरदस्ती यहाँ आके कर लिया वो ज्यादा ठीक रहा? जबरदस्ती आया तो सही था। तो मैं ये चाहता हूँ तुम ये बताओ इसके बारे में कि क्यों तुम स्किप करना चाहते थे? तुम्हें लगता था कि मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन डिस्पाइट दैट फैक्ट तुम आके यहाँ पे देते थे मॉक। तो जब बच्चा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फील करते हैं कि तैयारी नहीं है, अभी मॉक नहीं देंगे तैयारी, और वो तैयारी कभी होती नहीं है, 100% तैयारी कभी किसी की नहीं होती है ना। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। क्योंकि देखिए पूरा तैयारी नहीं होगा, सही है सबका, तो मैंने जब देने आया पहले डर लगा कि बहुत ही कम आएगा, फिर देखा नहीं क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जब कर पाएंगे, तो एक पहले फिजिकल नंबर आ रहा था, फिर जगह देखा अच्छा इधर गलत हो रहा है, तो उधर बहुत ज्यादा फोकस किया। तो डरना नहीं है, देते रहना है, यानी मॉक देना है। हाँ। कुछ भी हो मॉक्स देना है, वही है जो नहीं है बाल लगाएगा। ठीक है, चलो, तो बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच।